नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की संभल की, जहां हालात संभालने की कोशिशें हो रही हैं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत पर संसद से सड़क तक एक तरह से संग्राम छिड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस और प्रशासन हिंसा भड़काने के लिए नेताओं के भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार बता रहे हैं। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी केस दर्ज किया है। संभल हिंसा में मरने वाले 4 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। 4 की मौत देसी बंदूक की गोली से हुई। 315 बोर की गोली से मारे जाने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। ये जानकारी कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने दी है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार के मुताबिक अब तक करीब 2500 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल ने भीड़ को उकसाया था। जियाउर रहमान बर्क को पहले भी नोटिस दिया गया था। वे पहले भी भड़काऊ भाषण दे चुके और उन्हें चेतावनी दी गई। दरअसल संभल में ये हिंसा शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद के चलते हुई। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ कभी हरिहर मंदिर था और साल 1529 में बाबर के आदेश पर हरिहर मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई। इस दावे को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में प्रमाण दिए गए और कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दी। रविवार को कोर्ट सर्वे का दूसरा दिन था, लेकिन इसी दौरान हंगामा हुआ और बहुत जल्दी से ये कदम उठाए गए और इसके बाद इसलिए हिंसा भड़की। हमारे सहयोगी किस तरह से यहाँ पर हालात संभले हुए हैं, हमारे सहयोगी शुभांग सिंह वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से उनकी रिपोर्ट देखते हैं। संभल की शाम की स्थिति अब काफ़ी सामान्य तौर पर दिखाई दे रही है। इस वक्त जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ये वही गली है जो संभल के शाही जामा मस्जिद की तरफ जाती है, जहाँ पर रविवार सुबह काफ़ी बवाल देखने को मिला और काफ़ी उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव भी किए। अगर हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं मार्केट की, तो ये सोमवार का दिन है। सोमवार को संभल की मार्केट बंद रहती है, वीकली ऑफ रहता है, लेकिन कई ऐसी मार्केट है जो आज भी खुली हुई है। ट्रैफिक यहाँ पर फिलहाल काफ़ी स्मूथली चल रहा है और पुलिस का मानना यह है कि इसी तरीके से शांति बनी रहे और जो सिचुएशन है वो काबू में है और शांति लगातार संभल में अब बनी हुई है। जो पुलिस यहाँ पर एसपी हैं संभल के, उनका कहना ये है कि अभी तक 7 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई हैं, जिनमें से एक एफआईआर में जो एसपी के सांसद हैं और साथ ही एसपी के एक एमएलए के बेटे, उन दोनों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है क्योंकि वो भीड़ को भड़काने का काम कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी जो एसपी है उन्होंने कहा है कि 2500 लोगों को के खिलाफ, जो कि अज्ञात लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन फुटेज को खंगाला जा रहा है, फुटेज निकाल ली गई है। अब खाली उन लोगों को चिन्हित करना है जो वहां पर बवाल कर रहे थे या पुलिस पर पथराव कर रहे थे। अब तक 25 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं और महिलाओं को भी पुलिस पर पथराव करने के लिए ही गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की जो पूरी जानकारी मिल रही है, इस हिसाब से संभल फिलहाल काफ़ी शांतिपूर्ण हो चुका है। हालांकि संभल के जो बाहर के बॉर्डर हैं, अगर वहां से कोई अंदर आना बाहर जाना करना चाहता है तो वो भी उनको खुली छूट है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल मोटिव लेकर के या फिर अशांति फैलाने के लिए अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभल से अपने कैमरा पर्सन अशोक माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। और संभल में हुई हिंसा पर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे सांसद जियाउर रहमान संभल में थे ही नहीं और इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि संभल का माहौल खराब करने के लिए पुलिस और प्रशासन के लोगों ने साथ साथ याचिका दायर करने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं उनको। दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर। लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया।
अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की। और वहां के एसपी से बात की हमारे सहयोगी शुभांग ने, आइए सुनाते हैं आपको। पूरे इंसिडेंट की भी एफआईआर हुई है। इन सब एफआईआरों में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उन सब के सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन से जो फुटेज लिए गए थे इस पूरी घटना के, वो सारे फुटेजेस रिकवर कर लिए गए हैं। उन सबको प्रोसेस करके जो व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व थे उन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आइडेंटिफाई करने के बाद में इन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर एक भारी धरपकड़ जो अभियान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 3 डेथ हैं, वो इस इंसिडेंट के अंदर जिस भी कारण से हुई हो वो हुई है, जो कन्फर्म्ड है, जिनको दफना दिया गया है। एक व्यक्ति की अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से पता चल रहा है कि व्यक्ति की डेथ हुई है। उसकी डेथ मुरादाबाद में दौरान इलाज हुई है। अभी तक 25 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं हैं जो थाना नखासा क्षेत्र में, जिन्होंने कल जब डीएम साहब मैं और डीआईजी साहब हम सब लोग पेट्रोलिंग पे थे और उधर नखासा क्षेत्र में जो बवाल चल रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए जा रहे थे, तो छत के ऊपर से महिलाओं ने पत्थर बरसाए थे। तो उस घर में जो 2 महिलाएं जिन्होंने पत्थर बरसाए उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और जो अगला बगल वाला घर था वहाँ से जो फायर आया था उसकी वजह से पीआरओ के पाँव में गोली लगी थी, उसका भी मुकदमा है वो थाना नखासा में हमारे पीआरओ द्वारा दर्ज कराया गया है और उसमें भी विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। और इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, संभल में राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन द्वारा असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर है। मैं सुप्रीम कोर्ट से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। इस पर बीजेपी का कहना है कि सर्वे टीम पर हमला भारत के संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझकर के सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। आइए सुनते हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कोई भी दंगा हो, वो दंगा जो है वो सांप्रदायिक जश्न का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि संवेदनशील जख्म देता है ये। और कुछ लोग जो है वो इस तरह के माहौल में सांप्रदायिक जश्न बनाने के लिए, उसका सियासी लाभ उठाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं, उससे बाज आना होगा। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये संभल के हालात हैं। यहाँ पर इंटरनेट पर पूरी तरह से आज रोक रही, साथ ही स्कूल भी यहाँ पर आज दिन भर बंद रहे। हालात को संभालने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन तनाव बना हुआ है। और आइए बात अब राजस्थान की। उदयपुर के मेवाड़ के 77वें महाराणा के राज तिलक के बाद विवाद बढ़ा है। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस में धूणी दर्शन और एकलिंग मंदिर में भी जाना था। ये दोनों जगहें ट्रस्ट के अधीन हैं, इसलिए ट्रस्ट ने इस पर आपत्ति जताई। पुलिस ने इन दोनों जगहों पर महाराज की एंट्री रोकने की मांग की गई। उदयपुर में सिटी पैलेस बंद कर दिया गया। आइए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के पास। जी हर्षा, किस तरह की स्थिति है, क्या पूरा मामला क्या है?
देखिए, आप जानते हैं कि जो मेवाड़ है बहुत ही पुरानी एक परिवार है और जो मेवाड़ का जो पूर्व शाही परिवार है, हाल ही में उनके जो महेंद्र सिंह जी थे, जो प्रमुख थे परिवार के, उनका देहांत हो गया था। उनकी जगह पर उनके जो बेटे हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, जो राजसमंद से एमएलए भी हैं, और उनकी जो पत्नी है वो वहाँ से एमपी हैं। तो उन्होंने सबने डिसाइड किया कि विश्वराज सिंह का जो राज तिलक, जो पुरानी परंपराओं में किया जाता है, जिसमें तलवार में अंगूठे को काटकर और खून से राज तिलक होता है, ये पुरानी रस्म है, ये किया जाएगा। तो ये जो पूरा राज तिलक किया गया, उन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग पे, ऐतिहासिक चित्तौड़ के दुर्ग पे किया। उसके बाद में मेवाड़ विश्वराज के जो समर्थक है, और विश्वराज ने रिक्वेस्ट की ट्रस्ट से कि उनको अंदर मंदिर में दर्शन करने की इजाज़त मिले, क्योंकि जो विवाद चल रहा है ट्रस्ट के साथ, ट्रस्ट की जो सारी प्रॉपर्टी है, जिसमें सिटी पैलेस, एकलिंग जी का जो मंदिर है, जो एक शिव टेम्पल है वहाँ पर, जो धूनी माता के दर्शन है, वो सब ट्रस्ट के आई बेग योर पार्डन, ट्रस्ट के अंदर आते हैं। तो वहाँ पर ट्रस्ट ने उन्हें परमिशन दे दी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन भी वहाँ पर आई और उन्होंने बातचीत करी है, तो उन्हें परमिशन मिल गई है कुछ लोगों के साथ। लेकिन उनके साथ जो पूरा लवाजमा था, जो बड़ी भारी भीड़ थी, वो लोगों ने, उनको परमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि ट्रस्ट की ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पर जब बैरिकेड पर उनको रोका गया, तो जो बाकी लोग थे उन्होंने बैरिकेड तोड़कर और अंदर जाने की कोशिश की है। फिलहाल जो हमको न्यूज़ आ रहा है, उदयपुर से जो न्यूज़ आ रही है, हमें पता चला है कि विश्वराज सिंह अंदर चले गए हैं ट्रस्ट के लिए, लेकिन बाहर जो दर्शन करने के लिए, लेकिन बाहर जो लोग हैं वो काफ़ी उत्तेजित हो रहे हैं, और पुलिस भी बैरिकेड के बावजूद उनको रोक नहीं पाई है। वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सिटी पैलेस जो म्यूज़ियम है, उसकी खुद की सिक्योरिटी है, बड़े बड़े गेट्स हैं, तो अभी तक वो अंदर एंट्री नहीं हो पाई है उनकी। और लगता है कि विश्वराज अगर दर्शन करके वापस आ जाएंगे तो क्राउड पैसिफाई हो जाएगा। लेकिन जो पूरा विवाद है रॉयल फैमिली, उदयपुर शाही परिवार का, वो महेंद्र सिंह जी और श्री जी अरविंद सिंह जी के बीच में है। महेंद्र सिंह जी बड़े भाई थी, और जो छोटे भाई हैं वो अरविंद सिंह मेवाड़ है। लेकिन जो पूरा ट्रस्ट है, उनके पिताजी ने उनको दिया था कि सारी प्रॉपर्टीज़ का संचालन वो करें, और ये एक लीगल डिस्प्यूट है। लेकिन आज जो हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वराज को मना नहीं किया अंदर जाने से, लेकिन बाकी लोगों को परमिशन नहीं मिली। वो नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ अंदर आए और कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, क्योंकि वहाँ पे म्यूज़ियम है, आर्टिफैक्ट्स हैं, तो उनको बाहर रोका गया और भीड़ काफ़ी रेस्टलेस हो गई है। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है इस एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल, राज तिलक शाही परिवारों के बीच द्वंद्व की ये खबर थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षा इस जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में। संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर ज़बरदस्त हंगामे के आसार हैं। केंद्र सरकार शीत सत्र में जिन 16 विधेयकों को लोकसभा में पेश करेगी, उनमें वक्फ संशोधन बिल भी है। हालांकि ये बिल अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी अध्यक्ष के मुताबिक इस पर रिपोर्ट तैयार है। वहीं विपक्ष के सदस्य इस पर और चर्चा चाहते हैं। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार विरोध कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पास हो जाता है तो वो संसद के बाहर धरना देंगे, साथ ही सभी विधानसभाओं के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइए सुनते हैं नेताओं को। आपको दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली के पार्लियामेंट का घेराव करना है और वहां के रोड को जाम करना है और वहां जाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। जहां तक वक्फ बोर्ड का मामला है, वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल लाई जा रही है, हमें पूरी तरह से मालूम है, शक है, उसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए ये बिल लाई जा रही है। देयर इज़ नो डाउट अदर देन दैट। हमारी सरकार है और ये हमारा सेक्युलर गवर्नमेंट है, और सेक्युलर गवर्नमेंट को चाहिए कि सबके उनके धर्म के आचरण की वो इज्जत करें। और हमारे धर्म का मामला है, वक्फ बोर्ड भी, और वक्फ बोर्ड में जो भी जायदादें हैं वो हमारे माँ बाप ने 1300 साल से जो देकर जमा की हैं वो वक्फ बोर्ड की जायदादें हैं। उस पर ऐसा गलत नज़र डाल के, गलत कानून ला के उसको ख़त्म करना अच्छी बात नहीं है। बहुत वक्फ को लेकर बहुत तकलीफ़ में हैं हम लोग। अचानक ये बिल लाई गई। नेशनल वक्फ काउंसिल में 2 सालों से कोई मेंबर नहीं है, तो ये बिल किसने प्रस्ताव रखा, किसने सुझाव दिया कि हमें अमेंडमेंट करना चाहिए? एक कमेटी होती है लोकतंत्र में, एक तरीका होता है। तो नेशनल वक्फ काउंसिल के मेंबर्स कमेटी
वो फिर कुछ रिक्वेस्ट करती है, सरकार उसका संज्ञान लेती है। यहाँ पर किसने किया? यहाँ पे एक भी मेंबर नहीं है 2 सालों से। तो ये जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक काम हो रहा है, इस पर हम आवाज भी बुलंद न करें। और आपको बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बाबा साहेब के संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, आपका क्या आंकलन है, इस समय स्थिति कैसी है, क्या हो रहा है, इस पे कितना आगे बढ़ पाए हैं? नहीं, देखिए निधि, आप जानते हैं इस मामले को जेपीसी देख रही है और जेपीसी को जो अपनी रिपोर्ट देने का समय दिया गया था वो शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन, इसका मतलब हुआ 29 नवंबर तक कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ये जरूर कहा था पिछली मीटिंग के बाद कि उन्होंने ड्राफ्ट का जो मसौदा है रिपोर्ट का वो तैयार कर लिया है। वो एक कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और सभी सदस्यों से उस पर बातचीत करके और उस मसौदे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेकिन आज ही जो कमेटी में जितने भी विपक्ष के सदस्य हैं, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है, उनको एक बजाबता पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि जो कमेटी का कार्यकाल है, जिसे 29 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है, उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। इस तरह की मांग की है उन्होंने। और उसके बाद ओम बिरला से मुलाकात के बाद विपक्षी सांसदों का ये दावा उन्होंने किया कि लोकसभा अध्यक्ष भी इस बात से सहमत है कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाए। हालांकि ये दावा विपक्षी सांसदों का है, अभी तक न तो सरकार की तरफ से न तो समिति की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ बताया गया है। तो अगर इस कमेटी के कार्यकाल को थोड़ा और बढ़ाया जाता है तब तो आप समझ सकती हैं कि जो बिल है वो जो शीतकालीन सत्र है उसके शुरुआत में तो कम से कम उसके पारित होने की संभावना नहीं है। अब ये देखना होगा कि अगर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो वो कितना बढ़ाया जाता है, क्या 1 हफ्ता 2 हफ्ता? अगर 2 हफ्ता बढ़ाया जाता है तो फिर भी इस सत्र के आखिरी हफ्ते में इस बिल के पारित होने की संभावना रहेगी। पहले ऐसा लगने लगा था कि शायद हो सकता है कि शीतकालीन सत्र में ये बिल पारित नहीं हो और कमेटी का जो कार्यकाल है थोड़ा दिन और बढ़ाया जाए। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कह दिया है तो अब ये माना जा रहा है कि सरकार इसे चाहती है कि उसे शीतकालीन सत्र में ही पारित करवाया जाए। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर कमेटी का जो कार्यकाल है वो क्या 29 तारीख तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है या उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, और अगर बढ़ाया जाता है तो कितना बढ़ाया जाता है। लेकिन सरकार चाहती है कि इसे जल्दी से जल्दी पारित किया जाए। बिल्कुल, देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत। तो एक ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में और उसके बाद हम आपको आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया उस पर रिपोर्ट दिखाएंगे। बात अब प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने साफ किया है कि AQI में लगातार गिरावट के रुख से संतुष्ट होने के बाद ही ग्रैप 3 और ग्रैप 2 से नीचे जाने के आदेश दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि CAQM अगली सुनवाई में AQI से जुड़ा जो डेटा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो डेटा है, सुप्रीम कोर्ट को दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि CAQM इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों के लिए राहत पर विचार करे। कोर्ट के मुताबिक कुछ छात्रों को स्कूल और आंगनवाड़ी बंद होने से मिड डे मील नहीं मिल रहा है। बहुत से स्कूलों में ऑनलाइन सुविधा भी नहीं है। घर और स्कूलों में जो हवा में जो है कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए
जो ये संस्था है इस पर आप विचार करें। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। तो पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी के कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर दिए बयान पर सुर्खियों में है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनकी पत्नी कच्ची हल्दी, नीम, नींबू पानी के जरिए कैंसर से ठीक हो गई, 40 दिन में ठीक हो गई। हालांकि सिद्धू का ये बयान डॉक्टर्स को पसंद नहीं आया। टाटा मेमोरियल अस्पताल ने कहा है कि डोंट गेट फूल्ड बाय, इससे आप भ्रम में ना आए, आप अपने कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसको डिले ना करें। पूर्व क्रिकेटर का जो वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ है, आपको बता दें, वीडियो में नीम हल्दी के कैंसर ठीक करने की बात कही गई। हल्दी नीम से कैंसर को ठीक करने के सबूत नहीं है, कोर्ट ने कहा है। ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खों पर रिसर्च जारी है, ऐसे नुस्खों के चक्कर में इलाज में देरी ना करें। कैंसर समय पर डिटेक्ट हो तो सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी से इलाज ज़रूर करवाएं। चिट्ठी में 262 मौजूदा और पूर्व डॉक्टर्स के दस्तखत हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने जो पहले कहा और उसके बाद, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी हुआ है उनकी पत्नी का, उसके बाद जब डॉक्टर्स की बात सामने आई तो उन्होंने आज क्या कहा है, पहले सुन लेते हैं, फिर इस मसले को समझेंगे। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। तो हमने जो कुछ भी किया है वो डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सहयोगी प्रक्रिया में किया है। और मैं ये कह दूं कि इस डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो पढ़ाई करके जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसी को संग्रहित कर चुका हूं। और आज नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट भी आया है, उनकी एक बाइट भी आई है जो वो कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने तमाम इलाज कराए एलोपैथी के ज़रिए, लेकिन फिर ये डाइट फॉलो करी और इससे ये सब हुआ है। आइए, अगर हमारे साथ खास मेहमान है इस पूरे मामले पर बात करने के लिए, आपको बता दूं डॉक्टर अभिषेक शंकर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑन्कोलॉजी एम्स, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा MD अथ आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोनों का जुड़ने के लिए। देखिए, जो हमारी एलोपैथी मेडिसिन है वो बहुत ज़रूरी है और साथ ही जो आयुर्वेद है वो उसके अपने भी एक नेचुरोपैथी है, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन जब गंभीर समस्याएं हैं, टाटा मेमोरियल का आज स्टेटमेंट भी आया। डॉक्टर अभिषेक शंकर, पहले आपसे, डॉक्टर साहब आप कैसे देख रहे हैं, कैंसर एक इतनी गंभीर बीमारी है, लेकिन आज हमारे डॉक्टर्स की जद्दोजहद ये है कि अगर वो डिटेक्ट होता है जल्द से जल्द उसका इलाज किया जाए, उपचार किया जाए, उसे ठीक किया जाए। निधि जी, सबसे पहले थैंक यू। और मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यास्पद है कि पूरे वर्ल्ड में जब लोग नए नए इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया इस चीज़ों को जो एक स्टेटमेंट है उसको हम उसके खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं कि क्या कैंसर नीम के पत्ते और इससे हल्दी से ठीक हो सकता है क्या। सबको पता है कि कैंसर का इलाज जो भी है वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और आजकल इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से होता है। और जो लोग कैंसर से क्योर हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है। और इस तरह का स्टेटमेंट मुझे लगता है, देखिए बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी उनके पास अस्पताल हैं, वो जाने के लिए एक्सेस है हेल्थ केयर सिस्टम का। बट इन सब चीज़ों से सुदूर जो लोग हैं, जो कैंसर की बीमारी से पहले ही हताश और निराश हैं, उनको लगेगा इसमें भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको हम तलाश कर सकते हैं और ये ट्रीटमेंट को डिले करेगा फॉर श्योर। दूसरी बात है, एक झूठी दिलासा है, सबको पता है कि नीम के पत्ते और अगर इससे कैंसर ठीक होगा तो जो भी पहला आदमी इस पे काम करके इसको सिद्ध करेगा, पूरी दुनिया कैंसर एक बड़ी समस्या है और सारा रिसर्च डेली वाइज हो रहा है इस पे, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है। तो इस तरह की बात करना मुझे लगता है इस समय पे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी कैंसर, किसी भी टाइप का कैंसर ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकता। और मुझे ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग जो एडवोकेट करते हैं, जब उनके खुद के इलाज की बारी आती है
वो प्रतिष्ठित अस्पताल में जाके अपना इलाज कराते हैं। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दिस वर्ड कैंसर एंड कैंसर पेशेंट, क्योंकि आपके मिसकम्युनिकेशन, आपको पता है इंडिया में करीब करीब 14 लाख नए मरीज आते हैं, 9 लाख लोग की मृत्यु कैंसर से होती है। अब बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो मिस इन्फॉर्मेशंस के कारण डिले होते हैं पूरे प्रोसीजर में, और उसके बाद जिनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम हो जाते हैं। सो मुझे लगता है किसी भी सेलिब्रिटी को उसमें ऐड और नहीं करना चाहिए। वो पूरा स्टेटमेंट, किसी को हेल्दी लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम कभी नहीं है, किसी भी डॉक्टर को आप करिए, वो बहुत अच्छा है, वो आपको बीमारी से लड़ने में, बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। बट ये बोलना कि ये नीम के पत्ते, उसके बाद हल्दी, और आप अगर कैंसर सेल को शुगर और डेयरी प्रोडक्ट्स से वो करेंगे, डिप्राइव करेंगे, तो कैंसर ठीक होगा, क्योर वर्ड, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज ये बहुत बड़ा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। शायद इसीलिए सारे ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा, बिकॉज हमें ना, आप कैंसर स्पेशलिस्ट का काम आज के दिन में इलाज छोड़ के वो मिस इन्फॉर्मेशन को फाइट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड। तो डॉक्टर अभिषेक, आपका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर कैंसर है तो घरेलू नुस्खों पर आप ध्यान ना दें, सीधे उपचार के लिए जाएं, डिले ना करें ट्रीटमेंट को, है ना? Yes. ये आप ये कह रहे हैं, भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, और यही गलत बात है। तभी आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पर क्लैरिफिकेशन दी है। तो आप जो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी मौजूद हैं। नमन है हमारे आयुर्वेद को, बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद नेचुरोपैथी को गुड हेल्थ के लिए, लेकिन भरमाना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। निधि जी, पहले तो डॉक्टर अभिषेक शंकर जी को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। और दो शब्द अपने पहले स्टेटमेंट में डॉक्टर साहब ने यूज किए, एक हास्यास्पद, दूसरा झूठी दिलासा। मैं बहुत जोर शोर से इन शब्दों को जो है अपोज करता हूं, इन शब्दों की निंदा करता हूं। डॉक्टर साहब को आयुर्वेद से रिलेटेड किसी भी क्लेम को हास्यास्पद नहीं कहना चाहिए। नंबर 2, झूठी दिलासा, इस शब्द के भी मैं पूरी तरह से अगेंस्ट हूं, कम से कम इस केस में तो खास करके। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू हमारे एक सेलिब्रिटी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि देश में और विदेश में कहीं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जहां पर वो अपनी एक डॉक्टर पत्नी को चिकित्सा के लिए नहीं ले जा सकते थे। वो ले गए ना, जब उन्होंने सर्जरी कराई, नहीं डॉक्टर निधि जी, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब डॉक्टर नवजोत जी की सर्जरी हो गई, वहां पे कीमो हो गई, उसके बाद भी एक स्टेज ऐसी आई जब एलोपैथिक डॉक्टर्स ने उनको ये कहा कि केवल 3% संभावनाएं हैं उनके बचने की, उनके कैंसर फ्री होने की, उनको कोई होप नहीं दिखाई दे रही थी। देन ओनली ही स्टार्टेड, जो भी हमारा डाइटरी चेंजेस किए, लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, उसके बाद आज ये रिजल्ट आया। एंड मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जब किसी व्यक्ति को लाभ मिलता है, जब किसी व्यक्ति की पत्नी की जान बचती है, और जिस चीज से बचती है, वो व्यक्ति, एक नेक इंसान चाहता है कि संसार में कोई भी, किसी भी आदमी की पत्नी जो है वो कैंसर से ना मरे। तो उनकी भावनाओं को समझिए, उनके इमोशंस को समझिए। अगर सर्जरी और कीमो ने जान बचानी थी तो 3% की बात क्यों आई? 3% की बात आने के बाद ये सब शुरू हुआ ना। अभिषेक से पूछ लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, जो ये बोला है वो बहुत पुराना चला आ रहा है, हमारी भारतीय पद्धति में ये है, कुछ नया नहीं है। जी डॉक्टर अभिषेक। आपको पता है सर कि इंडिया में आप कैंसर का इलाज करने के पहले आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये कितनी बड़ी समस्या है, और कितने सारे लोग डिले होते हैं पूरे प्रोसीजर में दूसरों के, मैं कह रहा हूँ, झूठी दिलासा से। और मैं अफसोस, डॉक्टर अभिषेक, मैं इंटरफेयर करता हूं आपको, आपके पास पहुंचने वाले कितने कैंसर के पेशेंट जो है वो बच जाते हैं, ये बताइए। कैंसर होगा, आज की आपकी सर्जरी, आज की आपकी कीमोथेरेपी, आज की आपके रेडिएशन, डॉक्टर अरोड़ा प्लीज बोलने दीजिए उन्हें। ठीक है, आप बोलने दीजिए सर, आप ही के पास आएंगे फिर। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अफसोस इसी बात का है कि जो लोग इसके एडवोकेट करते हैं, बड़े बड़े लोग जो दूसरों को नीम के पत्ते और हल्दी खाने की सलाह देते हैं, घर में किसी को कुछ भी बीमारी होती है तो हमारे वो कैंसर बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं हमारी मदद के लिए। सर, मैं चाहता हूं, किसी भी पद्धति को मैं खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन कैंसर के क्षेत्र में आपने हास्यास्पद कहा, आपने झूठी दिलासा कहा। नो, मैं कह रहा हूं कैंसर के क्षेत्र में आप इसको, कैंसर के क्षेत्र में मैं कहूंगा आयुर्वेदा, होम्योपैथ, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एम्स ने बहुत सारा काम किया है उसके ऊपर, लेकिन अभी तक जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में
कैंसर के क्योर के लिए कोई भी दवाई नहीं है। और ये जितने भी लोग हैं प्रतिष्ठित आयुर्वेदा और होम्योपैथ या जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री, उनको मालूम है और वो हमारे साथ मिल के काम करते हैं। आगे का मुझे नहीं पता, बट कोई भी भ्रामक चीज़ें, सर दिल्ली में रहने वालों को उससे घाटा नहीं होगा, लेकिन जो दूर के लोग हैं जिनको एक्सेस कैंसर सेंटर्स की प्रॉब्लम है, उनको इन चीज़ों से एक इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे ऐड आने लगे सर, बिना सर्जरी बिना कीमोथेरेपी के कैंसर का इलाज। आप जानिए, पहले ही हमारे हेल्थ व्यवस्था में लोगों को एक्सेसिबल नहीं है और अफोर्डेबल नहीं है, और इस तरह से लोगों को लगेगा चलो एक ये अल्टरनेटिव व्यवस्था है। बट सर इससे अगर किसी ने भी प्रूव किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको भारत रत्न देना चाहिए। जो भी लोग इस तरह के अगर चीज़ों से कैंसर को ठीक करते हैं, मुझे लगता है अगर ये प्रूवन है तो हम भी इस पद्धति को अपनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों बिल्कुल जुड़े हमारे साथ। ये एक ऐसा विषय है जिस पे स्वास्थ्य निर्भर है। हमें अपने एलोपैथी का इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, अगर कैंसर है तो डिले नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आप अच्छी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के हिसाब से डाइट रखना चाहते हैं तो वो रखें, लेकिन जो इलाज हैं, जो साइंटिफिक प्रूवन इलाज हैं, उनका ज़रूर सेवन करें। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। पर्थ टेस्ट में भारत को 295 रनों से बड़ी जीत मिली है। पर्थ में टीम इंडिया के आगे पास कंगारू टीम हो गई। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ पहले मैच में भारत की जीत हुई है। 5 मैचों की सीरीज़ में भारत 1-0 से आगे रहा। साथ ही भारत 150 और 487 पर 6 पारी घोषित की। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 104 और 238 रन बनाए। दूसरी पारी में बुमराह सिराज ने 3-3 विकेट लिए। मैच में बुमराह ने 8, सिराज ने 5 विकेट लिए। मैच में हर्षित राणा ने 4, वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए और यशस्वी ने 161। कोहली ने 100 रनों की पारी खेली। ट्रैविस हेड ने 79, मिशेल मार्च ने 47 रनों की पारी खेली। कोई भी जीत जो है ऐतिहासिक ही जीत होती है। स्पेशली मजा तब आता है जब आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर हराते हैं, उस विकेट पर हराते हैं जहां पे दुनिया की फास्टेस्ट विकेट है। तो ये दर्शाता है कि हमारी टीम जो है कितनी अच्छी है। और जब आपके पास बॉलिंग अटैक अच्छा हो ना, तो यू कैन विन एनीथिंग, यू नो। और स्पेशली द प्लेयर लाइक जसवाल वाज, यू नो, एवरीबॉडी नोज कि बहुत अच्छा प्लेयर है, बट अब वो ग्रेट प्लेयर बन गया है। क्योंकि देखिए, ऐसी जगह पे रन बनाना और दुनिया के बताना कि लोग मैं हूँ यहाँ पे और मैं एक दुनिया का बेस्ट प्लेयर हूँ। और विराट कोहली के बारे में जितना हम आगे भी बोल चुके हैं, विराट कोहली के जो फोकसिंग है वो बहुत अच्छी है। आजकल पता है क्या, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा लोग हो चुके हैं, हर आदमी समझता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, पर और विराट कोहली इज वेरी फन स्पोकन एंड वी ऑल नो दैट। एंड उसकी कंट्रीब्यूशन तो देखिए, हम जब क्रिकेटर एज ए क्रिकेटर मैं जब कंट्रीब्यूशन देखता हूँ ना, वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनके इंडिया को मैच जिताने के लिए। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।